हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जानेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। तो यूनिट वेक्टर जो है वो सिंपल है बहुत, कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, उसका वैल्यू होता है 1 यूनिट होता है, वो 1 या यूनिट। और बस इसके साथ डायरेक्शन एलिमेंट भी होता है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और डायरेक्शन होता है, तो इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका हेल्प हमें बहुत सारा होता है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में इसका काफ़ी हेल्प मिलता है हमें। तो इसको डिनोट करने के लिए यू से भी डिनोट करते हैं, और मतलब कुछ लोग इस तरह से एक छोटा सा कैप ऊपर डाल देते हैं, तो इससे भी यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है। तो लेट अस सी इसके कितने सारे यूज हैं। अब अगर हम देखें यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना हो, तो सपोज कोई वेक्टर ए है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है इसमें, अगर इसके हम सिर्फ वैल्यू को अलग करके इसके डायरेक्शन एलिमेंट को हम अलग कर दें, तो सपोज इसका डायरेक्शन एलिमेंट होता है यू। तो आपको पता है, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया कि मॉड ए इज द होल वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। उसको मल्टीप्लाई किया मैंने, ये एक डायरेक्शन एलिमेंट है, ये यूनिट वेक्टर है। तो ये है हमारे यूनिट वेक्टर। तो अगर हम यूनिट वेक्टर को अब इसका वैल्यू जानना चाहें, तो सिंपली क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो क्या करेगा, वेक्टर ए के नीचे अगर हम वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रख दें, तो हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। तो सिंपली किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें, तो वी गेट यूनिट वेक्टर, और इसको हम u से डिफाइन करते हैं। तो सपोज a का मैग्नीट्यूड, अगर a का मैग्नीट्यूड हम देखें, a का मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास a है, सिंपली a मतलब a एरो हेड का मैग्नीट्यूड a है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a है। तो अगर इसको हम अब चाहेंगे कि ओके, इसको हम एक ऐसे फॉर्म में लिखें जिसमें कि हम यूनिट वेक्टर का भी यूज करें, तो ये जो वेक्टर a है, इट कैन बी रिटन एज यूनिट वेक्टर ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय a। सिंपली हम इस तरह लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a हो गया, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो गया, जिसमें कि डायरेक्शन होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड है 1 होता है सिर्फ। तो आप एक्चुअली 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी चीज़ को, तो कोई चेंज खास नहीं आएगा, वो तो वैल्यू सेम रहेगा, बट उसमें एक डायरेक्शन सेंस जुड़ जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन होता है। अब यूनिट वेक्टर इतना हेल्पफुल है कि ये हमें 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल सब में हेल्पफुल होता है, और हर डायमेंशंस के लिए, हर एक्सिस के लिए जो है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बनाएं हम, जिसमें कि जस्ट मोमेंट, जिसमें कि एक्स वाई जी होता है ना, अगर एक हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, तो ये हमारा सपोज z एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और ये हमारा y एक्सिस है। तो इसमें ये हर एक्सिस के लिए एक यूनिट वेक्टर जो है ये यूज किया जाता है, और एक कन्वेंशन सा बन गया है कि ऐसे यूज करने से हमारा कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाता है। अभी आप देखोगे भी एग्जाम्पल्स में, प्रॉब्लम्स में, किस तरह से कितने इजीली हम ये वेक्टर्स को डील करते हैं यूजिंग यूनिट वेक्टर्स। तो एक्स एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है, उसको हम डिनोट करते हैं आई से। या एक यूनिट वेक्टर है जो उसका जो एक्स कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर का भी कंपोनेंट्स हो सकता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हुए, उसके प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, उसके प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, तो ये इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं, आई जे कैप,
आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, ये सारे क्या है, इसके मैग्नीट्यूड तो 1 होते हैं लेकिन इसमें डायरेक्शन सेंस होता है। तो आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ उसका डायरेक्शन होता है, जे कैप का पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और के कैप का पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। ऑलराइट, अब किसी भी वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सपोज हमारा ये वेक्टर ए है, सपोज ये हमारा वेक्टर ए है। अब इसको हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम इसके कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। क्या हो सकता है इसका कंपोनेंट? इसका कंपोनेंट्स हो सकता है ए एक्स, ए वाई और ए जी। ये जो हमने बात की थी लास्ट क्लास में भी, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब अगर इसमें हमने यूनिट वेक्टर्स को ऐड कर दिया तो हमने इसको डायरेक्शन भी दे दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड देखो एरो हेड लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये एक वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन है। और राइट हैंड साइड में जो है ये मैग्नीट्यूड सिर्फ बता रहा है, ये वेक्टर नहीं, ये स्केलर दिख रहा है मुझे। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस की तरफ के लिए जो डायरेक्शन यूज किया हमने वो आई यूज किया, तो हम यहाँ पे आई कैप यूज कर लेंगे, यहाँ जे कैप यूज कर लेंगे और के कैप यूज कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई वेक्टर ऐसा भी हो जिसमें कि किसी एक डायमेंशन का यूज ही ना हुआ हो। सपोज x और z ये एक प्लेन बनाती है और एक वेक्टर जो है ये इसी प्लेन में है, मतलब इसने y एक्सिस की तरफ इसका वैल्यू 0 है, ऊपर ये नहीं है, बस इसी प्लेन पे है। तो इसमें j एक्सिस क्या है, j एक्सिस का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे वेक्टर, सपोज ये वेक्टर b है हमारा, तो ये वेक्टर b जो है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। और इसमें क्या करेंगे हम कि इसका आई एक्सिस, इसका जे यूनिट वेक्टर, इसका के यूनिट वेक्टर है ना, ये इसके कंपोनेंट्स हैं यूनिट वेक्टर्स के। तो लेकिन हमने क्या देखा कि बी वाई जो है इसका वैल्यू 0 है, तो इस वैल्यू को हम नेगेट कर देंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ बी एक्स आई प्लस बी जेड के। और हमने इस वेक्टर को इस तरह से डिफाइन किया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ऐड करना बड़ा आसान है। अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सपोज अगर दोनों ही एक जैसा क्वांटिटी है, सपोज दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को हमें ऐड करना हो, तो अगर हमें a प्लस बी करना हो, यहाँ ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स को ऐड करेंगे किससे, बी एक्स से। और क्योंकि ये आई जो है बिल्कुल ही ये चेंज नहीं होना, क्योंकि इसका यूनिट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है और इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ का डायरेक्शन होता है। तो दोनों ही केसेस में जो है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, इसीलिए इन दोनों को ईजिली हम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, ए वाई को ऐड करना है बी वाई से, लेकिन आप यहाँ देखो बी वाई है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ए वाई जे हो जाएगा ये, प्लस ए जेड प्लस बी जेड, और इसका एक ए कैप हो जाएगा। तो हमने बड़ा सिंपली ऐड कर लिया। और इसको अगर आप अप्लाई करो ग्राफ पेपर पे, या इसको आप इस वेक्टर का कोई कैलकुलेशन ऐसा करना हो, सपोज वेक्टर ऐसा आ सकता है आपको कि वेक्टर ए जो है वो है 3i प्लस 4j। तो इसको आप कैसे देखते हो एनालिटिकली कि आपका ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये वेक्टर कैसा है, 1 2 3 1 2 3 4, इधर भी 4 हो सकता है, लेकिन ये वेक्टर कैसा है कि ये एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन बनाता है वो 3 यूनिट तक बनाता है, और वाई एक्सिस पे ये वाई एक्सिस पे
4 यूनिट तक बना रहा है, तो इसके प्रोजेक्शंस को मिला दो तो यहां तक ये वेक्टर जा रहा है। तो आपका ये 3i प्लस 4j वेक्टर ऐसा कुछ है। और अगर इसको एक दूसरे वेक्टर से ऐड करना हो, सपोज एक हमारे पास दूसरा वेक्टर है, इसको हम वेक्टर बी बोल सकते हैं, और सपोज वेक्टर बी जो है 2i प्लस j है सिर्फ, तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1 यूनिट है ना। तो ये कुछ ऐसा यहाँ ये वेक्टर b। अब हमें a प्लस b करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2i प्लस 4 प्लस 1j। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो है वो हमारा हो जाएगा 3 2 5i प्लस 4 1 5j। अब भाई ये कैसे हुआ, तो इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे इन दो वेक्टर्स को, तो हमें ये वेक्टर मिलेगा। इस वेक्टर को अगर हम इस डायग्राम पे, इस ग्राफ पे देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। अब देखो ये 5 यूनिट, x का 5 यूनिट और y का भी 5 यूनिट, तो इसका 5 यूनिट समवेयर हियर यहाँ, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर 5i प्लस 5j हमारा ये हो गया, और इसको हमने यहाँ पे ग्राफ पे बना के भी देख लिया। अब जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो किस तरह ट्रायंगल रूल का यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने एक वेक्टर लिया, ये हमारा वेक्टर a है, वेक्टर b हमने छोटा सा यहाँ बनाया है, तो उस वेक्टर b को हमने यहाँ टेल्स, इसके हेड से टेल से ज्वाइन किया, और ये लंबा सा जो वेक्टर बना ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे और यहाँ पे वो सेम ही है। तो हमने जब रिजॉल्व करना होता है तो हम इसको एनालिटिकल वे में रिजॉल्व करते हैं, और बड़ा ही आसान रहता है समझना। अभी इसमें एक बात और जानने वाली है कि कोई भी दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं, ध्यान से सुनो आप, अगर कोई भी दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं, तो इससे पहले तो हमने क्या देखा था कि हम ट्रायंगल रूल में एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करते हैं ना, ऐसे कुछ करते हैं। लेकिन एनालिटिकल वे में हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर के टेल को एक जगह रखते हैं, टेल और टेल को ज्वाइन करते हैं, दो वेक्टर्स के टेल को ज्वाइन करते हैं। और जब हम दो वेक्टर्स के टेल को ज्वाइन करते हैं तो उसका जो स्मॉलर एंगल बनता है, उसमें ये स्मॉलर एंगल है, ये लार्जर एंगल है, तो ये स्मॉलर एंगल जो बनता है हमेशा इन दोनों वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर इसी के बीच में कहीं ना कहीं बनेगा। वो कहीं भी बन सकता है, बट इसका रेंज यही होता है, इसी दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। इट इज समथिंग लाइक एक फुटबॉल हमारे पास है, अगर उसको किक मारने के लिए एक बंदा इधर से आया, एक बंदा इधर से आया, तो ये देखो इधर से सीधा किक मारता तो बॉल इधर चली जाती, इधर से सीधा किक मारता तो बॉल इधर चली जाती। लेकिन दोनों बंदा अगर एक साथ किक मारे तो इसको अगर कंबाइन करे तो ये समवेयर इसी बीच में कहीं रहेगा ना, ये इस साइड जाएगा ज़्यादा बाहर, क्योंकि इसने भी पुश लगाया है, इस बंदे ने भी पुश लगाया है, इस बंदे ने लगाया, तो उसका रेंज जो है वो यही है, मतलब दो वेक्टर्स के एंगल के बीच का रेंज। सो थैंक यू गाइज। इसके बाद हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। उससे पहले एक छोटा सा सेशन क्यों ना हो जाए प्रॉब्लम्स पे। तो एक प्रॉब्लम हम पिक करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम होगा, और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के 2 लेक्चर्स होंगे, एक होगा हमारा डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और बस उसके बाद वेक्टर्स हमारा कंक्लूड हो जाएगा, और फिर सीधा हम मोशन पे आ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।